इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 17 विश्व में भारत इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी पर महासागर एवं महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। अगला इसमें है कथन, संसार की सबसे लंबी नदी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत का विस्तार राज्य से राज्य तक है। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, देखिए जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तो उत्तर में हम लिखते कि हिमालय पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है। अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है तो उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इसमें भरना है हिमालय पर्वत का विस्तार। अब ऊपर का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का विभाजन के बाद वो लद्दाख वाला एरिया है, तो उसमें आप लिखेंगे कि हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है। आगे देखते हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसको ऐसे ही अपनी नोटबुक में भर सकते हैं। भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखिए, प्रश्न 2 है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही, यहाँ पर आएगा सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको इन कथनों के सामने, इन वाक्यों के सामने जो सही है उसके सामने सही का निशान और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान आपको लगाना है। अब इसमें सबसे पहला वाक्य है आपके सामने, प्रायः पठार की ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ होती है। जो पठार होते हैं उसकी ऊपरी सतह प्रायः उबड़ खाबड़ होती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने आप लगाइए सही का निशान। आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला है। ये कथन गलत है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये कथन गलत दिया गया है, इसके सामने आप गलत का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है, वर्षा की कोई कमी नहीं होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है और राजस्थान में तो पानी की बहुत कमी रहती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में कांटेदार, झाड़ीदार ऐसे वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन नहीं मिलते हैं, तो ये कथन गलत है। आगे देखिए, पतझड़ वन शीत ऋतु के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने आप सही का निशान लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, सही जोड़ा बनाइए। आपको यहाँ पर सही जोड़ा बनाना है। एक तरफ तो लिखा है भारत के राज्य और इधर लिखा है राजधानी। राज्य और राजधानी के हिसाब से आपको सही जोड़ा मिलाना है। हमने ये सही जोड़े आपके सामने मिला दिए हैं, आप इनको ऐसे ही नोट कर लेना। देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और असोम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसको हम असम भी कह सकते हैं। असोम, असम, इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। अब प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित कीजिए। विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित करना है। तो अब आप पहले इस मानचित्र को देखिए। ये विश्व का मानचित्र है, भारत है और इसके पड़ोसी देशों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले ऊपर के आप इन पड़ोसी देशों को देख लीजिए। भारत और इनके पड़ोसी देश में कौन कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इधर पश्चिम में देखिए ये पाकिस्तान है
और इधर देखिए ये हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ये भूटान है और ये नेपाल है। और भी देखिए एक दो और पड़ोसी देश हैं। ये यहाँ पर है बांग्लादेश, ये है यहाँ पर हमारा बांग्लादेश। और इसके बाद एक और है पड़ोसी देश, ये है म्यांमार। पूर्व में तो ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये पड़ोसी देश है। और उत्तर पूर्व में ये आ रहा है भूटान। और आगे देखिए इसमें एक और हमारा यहाँ पर जो भारत से लगभग टच हो रहा है समुद्री पड़ोसी देश सबसे निकट है श्रीलंका। ये सबसे निकट पड़ोसी देश है श्रीलंका। और समुद्री पड़ोसी देश जो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है ये सबसे निकट वाला तो श्रीलंका है। इसके बाद एक और पड़ोसी देश है हमारा मालदीव। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा को जो ऊपर के हैं स्थलीय सीमा में ये तो लगभग टच हो रहे हैं। और जो ये है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका हमारा सबसे नज़दीक समुद्री पड़ोसी देश है। और मालदीव ये लक्षद्वीप समूह के पास में स्थित है मालदीव देश। तो ये समुद्री पड़ोसी देश हैं दो, मालदीव और श्रीलंका। और इसके अलावा जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं वो ये हैं हमारे म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है। ये म्यांमार रहा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और ऊपर एक दो और हैं ये चीन और अफगानिस्तान। चीन और अफगानिस्तान ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब आप इस मैप को बहुत ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक से देखेंगे और अपनी नोटबुक में इसको बनाएंगे। इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पठार किसे कहते हैं? विश्व के किन्हीं 3 पठारों के नाम बताइए। आपको बताना है पठार किसे कहते हैं और विश्व के 3 पठारों के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं, बताने हैं। तो पठार आप कहेंगे किसको? पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। आसान सी भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपकी समतल भूमि है और इससे ऊपर उठा हुआ कोई इस तरह का भूखंड है जो ऊपर से चौड़ा है, चौरस है, सपाट है। थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हो सकता है लेकिन बहुत चौड़ा भाग है, ऊपर उठा हुआ है, अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ है, जैसे मेज होती है। तो इस तरह की आकृति को हम पठार कहते हैं। पठारों पर भी लोग निवास करते हैं, सड़कें बनती हैं, घर बनते हैं। तो पठारों पर खेती भी होती है। तो पठार जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस भाग होते हैं। अब जो पठार होते हैं इनमें एक दो बातें और आपको क्या लिखनी है। प्रायः ये कटेगा यहाँ से, प्रायः पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है। पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है और इनके किनारे सामान्यतः खड़े ढाल वाले होते हैं। इनके जो किनारे होते हैं सामान्यतः खड़े ढाल वाले, ये किनारे इनकी बात हो रही है, किनारे जो होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं। तो इनका जो ऊपर का भाग होता है वो प्रायः ऊबड़ खाबड़ होता है, ये आप लिख सकते हैं। विश्व के 3 पठारों के नाम हमें यहाँ पूछे गए हैं। पहला है अरब का पठार, ईरान का पठार, बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार, तो ये 3 पठार आप इसमें लिखेंगे। और भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनमें से भी कोई आप लिख सकते हैं या फिर आप इन तीनों को लिख दीजिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें हम सुंदरवन क्यों कहते हैं? देखिए जो सुंदरवन होते हैं ये ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर दलदल होती है, जहाँ पर पानी हर समय भरा ही रहता है और वहाँ पर दलदल रहती है। तो समुद्र के किनारे दलदली भागों एवं जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर दलदली भागों में एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे दलदली भागों में एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। भारत की बात हो रही है, भारत में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। और ये तो आप बताएंगे कि सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र के किनारे दलदली भागों में एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। फिर भारत में कहाँ है? इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। यहाँ तक हुआ सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। अब इन्हें हम सुंदरवन क्यों कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे
सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होती है, इसलिए हम इन्हें सुंदरवन कहते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। बालू का स्तूप से आप क्या समझते हैं? ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, इसको हम कहते हैं बालू का स्तूप। अब ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत फैला हो। तो ऐसी जगहों पर हवा चलने की वजह से बालू का स्तूप बनना एक सामान्य सी बात होती है। तो मरुस्थल में जगह जगह पाए जाने वाले रेत के टीलों को बालू का स्तूप या फिर सैंड ड्यून कहते हैं। भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में बालू का स्तूप थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है? लास्ट प्रश्न है ये इस पाठ 17 का। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? वन्यजीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना करती है और इनमें मानव द्वारा वन्य जीवों का शिकार करना वर्जित है। इन जगहों पर मानव जो शिकार करता है वन्य जीवों का, वो पूरी तरह से वर्जित होता है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ 17 प्रकृति का पाठ 17 और इसके हमने अभ्यास प्रश्नों का हल देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।